प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट संसद में पेश किया। इस बजट को जानकर लोग मिला जुला बजट बता रहे हैं। हालांकि बजट में इनकम टैक्स पर राहत और किसानों के लिए कई योजनाओं को लाया गया है। रोजगार के अवसर बढ़े, इस बात पर फोकस किया गया है। कैंसर का इलाज सस्ता होगा, इस बात की गारंटी भी बजट में नजर आ रही है। सोना चांदी सहित कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी अपेक्षा मतलब हम लोग और सोच रहे थे कि अच्छा करेंगे। जैसे सरकार ने टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब को थोड़ा बढ़ाया है। आशा थी कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा, मगर वो नहीं बढ़ा। दूसरी ओर सरकार ने ये काम अच्छा किया कि हाउसिंग सेक्टर के पीछे ये बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर में रिलीफ लाई है। सरकार का एक अपेक्षा ये थी पूरे भारत के छोटे उद्योगपतियों को कि वो PIL स्कीम के जैसी कोई स्कीम छोटे उद्योगपतियों के लिए लाएगी। कि जैसे PIL स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 1-1 लाख करोड़ रुपया छूट दे रही है देश के बड़े उद्योगपतियों को, तो ये सारी छूटें तो बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है, छोटा उद्योगपति को ये इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो इस तरह सरकार को जो छोटा व्यापारी है आज उसके स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना चाहिए, छोटे उद्योगपति के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना था, वैसी कोई योजना अलग से नहीं है। यही एक थोड़ा सा हम लोगों को निराशा की बात। मिला जुला बजट है और छोटे उद्योगपति छोटे व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो सामान हम रहती इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व हैं, टाइल वाले, पत्थर वाले, ईंटे वाले, रेता, इनको फायदा मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये बजट निराश करने वाला बजट है। तो आम आदमी क्या देखता है, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, ये आम उपयोग की चीज़ें हैं। वो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कहीं फ़ायदा नहीं है। भारत सरकार ने मुझे लगता है कि भारत के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कभी व्यवसाय ही नहीं समझा। बार बार मांग करने के बाद भी कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, जिसकी स्थापना, जिससे ट्रक चलाने की जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम। आज 90 रुपये लीटर डीजल है और इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट। हम टोल टैक्स की आप बात करो, एक अगर ट्रक लॉन्ग लीड पे चलता है तो 5 से 6 लाख टोल टैक्स देता है। स्क्रैप नीति देख लीजिए आप, सरकार ने जो नई स्क्रैप नीति बना दी है कि 10 साल के बाद नए ट्रक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा ही नहीं सकते। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 60-60 लाख रुपए का हम लोग को ट्रक बनाना पड़ रहा है, और अगर वो 10 साल बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाएगा तो उसकी समझ लीजिए जो रीसेल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। और मुझे लगता है कि पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक बार फिर से सरकार के बजट से निराश हुआ है। इसी प्रकार GST के सरलीकरण के वादे से व्यापारी उत्साहित हैं, तो कुछ व्यापारी संगठन मुद्रा लोन की सीमा बढ़ने से खुश हैं। कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें छोटे व्यापार, छोटे उद्योगपतियों को कोई विशेष राहत नहीं दिखती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर रोग को तो लिया है कि हम उसमें कुछ पैसा देंगे। बाकी आयुष्मान योजना का सरलीकरण होना चाहिए था और उसमें जो 5 लाख की लिमिट उसको बढ़ाई जाना चाहिए। कुछ और भी ऐसे रोग हैं, बड़े रोग हैं, उस पर उन्हें कुछ योजनाएं दी जानी। शिक्षा पे इन्होंने कोई भी बजट पे किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया शिक्षा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। रूरल एरियाज़ के लैंड में हर किसान को डिफरेंट GST लैंड यूनिक नंबर देंगी। स्टैम्प ड्यूटी कम करने की तरफ फोकस है। वुमेन यदि प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी में और कम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए कई सारी स्कीम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड के लिए और नए एम्प्लॉय के लिए ला रही है। तो ये एक पॉलिसी क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार कुछ सब्सिडीज़ देंगी कि आप क्लीन पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यूज़ करोगे तो ये तो एक बेनिफिट्स की साइड्स हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज़ किया है। कंपनीज पे बायबैक्स टैक्स जो अभी 0 था उसको वापस होने ले आया है। सोने को लेके उन्होंने बोला है सीमा शुल्क कम लगेगा, उसको क्या लगता है बाजार में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अभी यदि आप स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली देखें तो जितने ये कंपनीज लाइक टाइटन वगैरह हैं उसके शेयर 10% ऊपर हैं। द रीज़न है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं, तो दोज कंपनीज विल बी बेनिफिटेड। ज्वेलरी कंपनीज जो बाहर से और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी है, टाइटन, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनी है, दे विल बी बेनिफिटेड। आज के बजट को अगर हम देखते हैं तो इसमें
सभी को खुश करने का बजट रखा गया है। जिस तरीके से इनकम टैक्स में 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया है, इसके अलावा उन्होंने कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस बजट में। यूथ को रोज़गार को लेकर जो यूथ पर उन्होंने घोषणा की है, नए बजट में कई स्कीम्स लाए हैं 5 लाख रोज़गार को लेकर। इस तरीके से बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी को सरलीकरण पे लेकर बहुत अच्छी चीज़ है, जो जीएसटी को सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सोना चांदी पे उन्होंने जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी कम की, एक बहुत अच्छी पहल है कि ऐसी कोई योजनाएं लाएं जिससे वो बंद उद्योग चालू होते हैं तो सरकार को भी टैक्स मिलता है और रोजगार उपलब्ध होता है। ये एक बहुत अच्छी पहल होती है। इस पर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो ज़रूर इस पर निराश हुए हैं। बाकी देखा जाए तो बजट बहुत अच्छी तरह से रहा है। बहरहाल उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी युवाओं के लिए खुशियों की सौगात साबित हो सकता है। For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. उम्मीद जताई जा रही है कि कठिन परिस्थितियों में ये बजट राहत प्रदान करने वाला साबित होगा। आधारताल क्षेत्र की आलोक नगर और रविंद्र नगर कॉलोनी में अवैध रूप से शराब का विक्रय किए जाने की शिकायत लेकर कॉलोनी वासी कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में पहुंचे और शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सुबह से ही क्षेत्र में शराबियों का जमघट लग जाता है और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहता है। मुन्नी बाई द्वारा की जा रही शराब की बिक्री को रोकने के लिए स्थानीय रहवासियों ने पूर्व में भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध रूप से कच्ची जहरीली शराब बेची जाती है और जिससे हमारी मोहल्ले की पूरी कॉलोनियाँ उससे त्रस्त हैं। लेडीज़ बाहर नहीं आ सकती हैं। आए दिन हमारे मोबाइल चोरी, उस शराबी लोग शराब पीते हैं वहाँ पे, उसके बाद हमारे क्षेत्र में अपराध करते हैं। लोग घर के दरवाजे टूट जाते हैं, महिलाओं के मोबाइल छीने, आए दिन मोबाइल छीने जाते हैं। रात के 11 बजे तक यही तमाशा चलता है, केवल शराब शराब शराब, इसके अलावा कुछ नहीं बिकता वहाँ पे। ऐसी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा अवैध शराब का काम चल रहा है जिससे हम लोग त्रस्त हैं। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारी सुनवाई की जाएगी। कंप्लेन का हमारे पास एक पूरा बंच रखा हुआ है। 50 कंप्लेन हम लोग 200 साल से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक अभी वहाँ पे शराब बंद नहीं हो पाई। जन सुनवाई में कुंडम तहसील से आए प्रहलाद पटेल ने बताया कि उनकी जमीन का सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। सर, हम कुंडम तहसील से आए हैं। हमने 15/06/2024 में सीमांकन के लिए आदेश लगाया था, तो और वो सीमांकन 26/6/2024 तक होना था, पर तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से वो अभी तक सीमांकन नहीं हो पा रहा है और 1 महीने से हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और अवैध कब्जा वहाँ पर दूसरों के बल से कराया जा रहा है और हम लोग को धमकाया जा रहा है कि सीमांकन हम नहीं करेंगे। जन सुनवाई में बोला गया है कि 1 महीने तक मैं अभी तहसीलदार मैडम को आप आदेश दिखाइए, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताना हमसे ऐसा। रांझी सिविल अस्पताल में आने वाले अस्थि बाधित मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा की ड्यूटी रात में लगाई गई है। इस मामले की शिकायत भी जन सुनवाई में आई है। हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनकी ड्यूटी जो है वो रात में 8 बजे ही लगती है और दिन में जब हम लोग जैसे मान लीजिए पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया या ऑपरेशन होना है या भर्ती होना है, तो ओपीडी में जब जाते हैं तो ओपीडी वाले कहते हैं भाई हम पर्ची बना दिए हैं, इलाज आप रात में 8 बजे डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ आना तभी करेंगे। रात में जब हम आते हैं तो 8 बजे वो जाँच करते हैं और कहते हैं अब हमारा जो है फिर टर्न होगा, 3 दिन बाद फिर आएंगे हम, अब आप लोग जो है कल एक्सरे उतरवाइए। इस तरह से 2-2, 3-3 दिन तक जो है वो ड्यूटी उनकी इस टाइप की लगी है कि दिन में रहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि दिन में रहे ड्यूटी उनकी। एडीएम नाथूराम गौंड ने बताया कि जन सुनवाई में प्रमुख रूप से बीपीएल कार्ड बनवाने, संपत्ति विवाद, सीमांकन, नामांतरण, आर्थिक सहायता से संबंधित प्रकरण प्रमुख रहे। अभी आज के दिनांक में 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर आवेदन पत्र जो है कई दिनों से बीपीएल से संबंधित, कुछ ज़मीन के मैटरों को संबंधित, कुछ नामांतरण से संबंधित और कुछ
प्राइवेट भूमि पे अवैध कब्जे से संबंधित दरखास्तें आई हैं, उनको सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इनका समय सीमा में निराकरण करें। कुछ काम ऐसे हैं जो असंभव टाइप के हैं, जिनमें जो है कोई निराकरण होने की संभावना नहीं है, तो उनको उस तरीके से लिख के दे दिया जाता है कि निराकरण आपके पक्ष में नहीं किया जा सकता है। जन सुनवाई में लगभग 97 शिकायतें आई हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुना। एसपी कार्यालय में हुई जन सुनवाई में शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से आवेदक अपनी शिकायतें और समस्या लेकर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को शिकायतें देकर न्याय की गुहार लगाई। मेरा भाई जो है गोसलपुर से अपने घर जा रहा था रात 8:30 बजे, तब रास्ते में उसको पेशाब आया तो थोड़ा रुक गया वहाँ पे। उसके बाद 5 से 6 लोग वहाँ पे आके उसके अटैक कर दिए, हथियारों के साथ में थे। तो भाई तो जैसे तैसे अपना जान छुड़ा के भाग गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो थोड़ा जब मैं वापस आया तो देखा वहाँ से उन लोग गाड़ी ले गए, साथ में बैग रखा हुआ था वो ले गए। उसकी शिकायत भी उन्होंने जो डिपेंडेंट थाना था उस पर किया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस इस तरीके से आया नहीं है कि मतलब FIR की कॉपी भी नहीं मिली है अभी तक। इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, बाइक मिलनी चाहिए, चोर वगैरह पकड़ जाने चाहिए। गढ़ा थाने के अंतर्गत वहाँ रहता हूँ। अब मेरे घर के बाहर मनोज अहिरवार, दिनेश अहिरवार और पुरुषोत्तम अहिरवार और बिट्टू अहिरवार, तरुण और बल्लू, ये लोग शराब पी रहे थे। तो मेरी मम्मी ने मना किया वहाँ पे, तो मम्मी के साथ गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज कर रहे थे और इसका विरोध किया तो मम्मी को 2 चपाट मार दिए, 2 चांटे मार दिए और मेरी गाड़ी इनोवा कार, छोटा हाथी और एक्सेस और 2 क्या बोलते हैं एक्टिवा और एक पैशन प्रो, इसमें तोड़फोड़ कर दी और घर में पथराव कर दिया और 100 डायल आई और उल्टा हमें ही ले गई और हमें ही रात भर थाने में बिठा के रखी और हमारे ही खिलाफ अपराध कायम कर दिया है। और ये रविवार का मामला है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन से थाने? ये गढ़ा थाने का मामला है। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी हम SP ऑफिस में शिकायत करने के लिए आए हैं। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों की शिकायतों को पुलिस अधिकारियों द्वारा सुना गया और उन्हें शिकायतों के निराकरण और जांच का आश्वासन पुलिस अधिकारियों ने दिया। जन सुनवाई में मारपीट, लूट, धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद जैसी शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में लगभग 50 मामले आए हैं। इसमें पारिवारिक विवाद संबंधी, मारपीट संबंधी, ज़मीन धोखाधड़ी संबंधी, साइबर फ्रॉड संबंधी और कुछ बुजुर्गों को घर के ही सदस्यों के द्वारा तंग किए जाने संबंधी शिकायतें मिली है। इसको सभी थाना प्रभारियों को और CSP SDOP लोगों को 7 दिवस में निराकरण करने हेतु तत्काल भेज दिया गया है और जल्द ही इसमें निराकरण करके जो आवेदक है, फरियादी है, उनको न्याय दिलाया जाएगा। जन सुनवाई में करीब 50 शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों को 1 सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिए हैं। जबलपुर सहित आसपास के जिलों में बीते 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नाले नालियां और नदियां भी उफान पर आ गई हैं। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा भी उफान पर है। मां नर्मदा के तटों पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। मां नर्मदा के तट गौरी घाट सहित सभी नर्मदा तटों पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। गौरी घाट में नर्मदा का पानी नाग मंदिर के ऊपर सड़क तक आ गया है। ऐसे में घाट को जाने वाले मार्ग और तट के आसपास बनी कई दुकानें भी डूब गई हैं। नर्मदा के किनारे बसे स्थानीय लोगों तटों पर पूजन करने वाले पुजारियों का कहना है कि सुबह 5 बजे के बाद अचानक नर्मदा के जलस्तर में वृद्धि हुई और जलस्तर इतना बढ़ा कि पानी सड़क और दुकानों तक आ गया। घाटों पर रखे पुजारियों के तखत और पूजन से जुड़ा कई सामान पानी में बह गया। 5 बजे सुबह बिल्कुल घाट पे थी मैया जी, बिल्कुल घाट पे, और अचानक से इतना तेज़ बढ़ा हुआ है कि 20 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी स्तर जल स्तर गौर नदी का अचानक से इतना बढ़ा है। डैम का इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना आज गौर नदी का जल इतनी तेज़ बढ़ा हुआ है। जो भी हुआ है, जो बहुत सारे तखत बहे, बहुत सारे
किसी का सामान वहाँ आज भी होटल के सामान कई बहुत से इलेक्ट्रिक पार्ट से डूबे पड़े हुए हैं। बिल्कुल 5 बजे पूरे घाट में पूरी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 5 बजे के बाद जो इतनी तेज़ी से बढ़ा हुआ है कि संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सावन की बारिश ने लोगों को तहस नहस कर दिया। ग्वारी घाट में तट पे सब कुछ बह गया। प्रशासन का कोई एक्शन नहीं, ना कोई सूचना, ना बाढ़ के लिए कोई संकेत कि कोई खतरा भी आ सकता है। नगर निगम गर्मी में तो बहुत माइक लगा के अनाउंस करती रही, लेकिन मौके पे सब नदारत है। कलेक्टर महोदय का तो कहना ही क्या। आज अचानक बाढ़ आई रात में 1:30 बजे। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। जो सो रहे थे वो पानी में डूब गए, जो रह रहे थे वो बह गए, तैर के बाहर आए और पूरे लोगों के खाने पीने का सामान और उनकी दुकानें सब बह गईं। लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे, लेकिन प्रशासन नगर निगम कोई मददगार नहीं दिख रहा। जो सिवनी जिला और डिंडोरी जिला के तलहटी में अपने पानी गिरता है, वो गौर और टेमर से जो इधर आता है नर्मदा जी में, वो बाढ़ का प्रभाव है। खास बात यह है कि मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि तटों के आसपास लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानें और पूजा पाठ करने वाले पुजारियों के तख्त प्रशासन ने ऊपर की ओर रखवा दिए हैं। बावजूद इसके घाट के आसपास जाने से लोगों को रोका नहीं जा रहा है। ऐसे में नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले कुछ नर्मदा भक्तों ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने की मांग की है, ताकि किसी प्रकार के नुकसान और जनहानि को रोका जा सके। बेहद बारिश के कारण पूरा जल स्तर देखिए आप कितना पुरोहित और सब व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानें सब अस्त व्यस्त हो गई हैं। भारी बारिश हुई है जिसके कारण पूरे एरिया में बिल्कुल लबालब पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भारी स्तर पर बढ़ चुका है, जिसके कारण मतलब ये है कि जल्द से जल्द इसमें सही व्यवस्थाएं रहें, जिसके कारण नुकसान ना पहुंचे किसी को भी। प्रशासन भी इसमें अच्छी अपनी सहयोगिता दिखाए बेहतर रूप से। गौरतलब है कि जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में नर्मदा के जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। तेज बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं जबलपुर शहर के कुछ इलाके भी जलाशय में तब्दील हो गए हैं। बिलहरी के नर्मदा नगर सहित सुभाष नगर क्षेत्र में जल प्लावन के हालात निर्मित हो गए हैं। आलम यह है कि नाले नालियों के गंदे पानी के साथ ही जहरीले जीव जंतु भी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में आक्रोश के साथ ही जहरीले जीव जंतुओं की दहशत व्याप्त है। वहीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। लोगों का कहना है कि जल निकासी ना होने के कारण जल प्लावन की स्थिति बनी है और इससे निपटने के लिए जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिन से नगर निगम भी पहुंचे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद के पास भी जा चुकी हूँ, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं। 2-3 दिन हो चुके पर अभी तक आना नहीं हुआ है उनका। पार्षद का भी रात भर हम लोग ऐसे ही जगते हुए निकाले हैं। कॉलोनी एवं बस्तियों में हुए जल भराव के बाद लोग स्वयं ही अपने घरों से पानी निकालने की कवायद करते नजर आए। शहर के सिद्ध बाबा क्षेत्र में तेज बारिश के चलते कुछ कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दरअसल जबलपुर में शुरू हुई तेज बारिश गरीबों के आशियानों पर कहर बनकर टूटी और शहर के अलग अलग स्थानों में मकानों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन्हीं में सिद्ध बाबा इलाके में शामिल है, जहां पर बरसात की वजह से कुछ कच्चे मकानों के खपरेल और दीवारें धराशायी हो गई। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जब ये बहुत तेजी से भैया पूरा दूर से क्या पूरा सब घर गिर गया भैया। जो भी सामान था हमारा अन्न था सब पूरा इसी में दब गया भैया, है ना। जो भी इसके चलते पूरा परेशानी देख रहे आप लोग सब कैसे झेल रहे। पूरा राशन इतना अनाना सब उसी में दब गया भैया। जो भी हमारा था सब उसी में परेशानी में जूझे हैं। नगर निगम से शासन प्रशासन से हमको कोई भी मदद नहीं मिली। पार्षद के यहाँ भी गए, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। पिछले वर्ष भी तेज बारिश के चलते सैकड़ों मकान यहाँ धराशायी हुए थे। जिम्मेदार अधिकारी एवं महापौर जी के माध्यम से यहाँ पे निरीक्षण कराया गया था। गरीबों को
की पूरी साजो सामान सामग्री पिछली बारिश में भी धराशायी हुई। इस बार भी 2 दिन से तेज बारिश के चलते आज यहाँ पे कम से कम नहीं तो 8-10 मकान जो कि कच्चे बने हुए थे वो पानी के चलते गिर गए, जिनमें उन रहने वाले लोगों की गृहस्थी का पूरा साजो सामान यहाँ पे दब गया है। आज उनके पास ये विडम्बना है कि वो अपने परिवार को, छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए, अपना जीवन यापन कैसे करें। पीड़ितों का कहना है कि मकान क्षतिग्रस्त होने से उनके अंदर रखा गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया है। अब उनके सामने कई समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। ऐसे में उनको प्रशासन से मदद की दरकार है। जबलपुर में बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीती रात प्रेम सागर साहू मोहल्ले में एक भारी भरकम चट्टान बारिश के बीच धसक गई और लुढ़क कर 2 घरों में घुस गई। इस घटना से घर में सो रहे परिवारों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये थी कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों ही मकान क्षतिग्रस्त हो गए और मकान की दीवारें और छत गिरने से गृहस्थी का सामान भी चरपट हो गया। ये हादसा देर रात हुआ। प्रेम सागर के साहू मोहल्ले में मनीष साहू और रामविलास साहू निवास करते हैं। रात्रि में बारिश के बीच एक चट्टान लुढ़क कर उनके घरों में जा घुसी, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त घरों में मौजूद परिवार बाल बाल बच गया। हालांकि इस घटना में एक युवती को मामूली चोट पहुंची है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवारों का कहना है ये बारिश उन पर कहर बनकर टूटी है। चट्टान घर में घुसने से न सिर्फ उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, बल्कि उनका गृहस्थी का पूरा सामान भी तहस नहस हो गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को अब शासन प्रशासन से मदद की दरकार भी है और पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिजली कड़कने के बाद कोई ये एहसास हुआ कि भूकंप आया। जब देखा तो पूरा मतलब हमारा तीन कमरे पूरे ध्वस्त हो गए हैं। 4-5 लाख का नुकसान हो चुका है। पूरा मतलब ब्लॉकेज ही ख़त्म हो चुका है और चट्टान इतना बड़ा कम से कम 50-60 हज़ार टन का है। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारा तो हुआ ही है। मैं चाहता हूँ कि इसका चट्टान हटाया जाए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी दूसरों को और हमारी क्षतिपूर्ति का जो हो तो हमारी मदद करें। सिर में चोट लग गई है मेरी। मैं वॉशरूम गई थी और तुरंत पहाड़ गिरा, तो जिसकी वजह से पूरा छत मेरे सिर पे पूरा गिर गया। तो उसकी वजह ये कल रात 11 बजे ये पत्थर बारिश के कारण बिछक गए और हमारा घर का जितना भी नुकसान हुआ है सब आपके सामने हुआ है, पेश है, आपने देखा हुआ है। और जो भी हमारे बहन सिस्टर थी, थोड़ी बाथरूम वो गई थी, तो वो बाथरूम के जाने के कारण थोड़ा सा उनका हाथ कमर में और सर में ज़्यादा चोट आ गई सर। और हमारा घर पूरा तहस नहस हो चुका है और जो भी हमारे घर की गृहस्थी थी वो भी चली गई। तो इस चट्टान के कारण पूरा पानी घर के अंदर से आ रहा है बाहर। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, घर के पूरे सदस्य कहाँ जाएंगे, खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ना ढंग से बैठ के खा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। इधर इस हादसे के बाद मंगलवार की सुबह क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम अतिक्रमण विभाग का अमला मौके पर पहुंचा था। अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल और घरों का निरीक्षण किया। अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और चट्टान को हटाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। निगम अतिक्रमण से पवन शुक्ला, ये कल रात्रि 11 बजे लगभग पानी गिरने के कारण ये चट्टान यहाँ से गिर गई है, लुढ़क गई है यहाँ से ऊपर से। इसमें ये थोड़ी क्षति हुई है। अब इसका भी अतिक्रमण शाखा द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें जो उचित कार्रवाई होगी अतिक्रमण द्वारा की जाएगी। इधर इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। परिवार के लोगों ने प्रशासन से ये भी मांग की है कि जल्द ही चट्टान को मकानों के पास से हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल के दिव्यांग फुटबॉल खिलाड़ी तरुण कुमार ने स्वीडन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता में भारतीय फुटबॉल टीम की ओर से खेलते हुए फाइनल मैच के अंतिम क्षणों में डेनमार्क के खिलाफ गोल दागकर टीम इंडिया को विजय दिलाकर देश, प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन किया। जीत हासिल कर जबलपुर वापस लौटे तरुण कुमार को कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुके और फुटबॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही 21,000 की सम्मान राशि का चेक भी प्रदान किया। कलेक्टर ने तरुण की मां संगीता ठाकुर को भी बधाई देते हुए कहा कि सिंगल मदर होने के बाद भी उन्होंने तरुण के लालन पालन में कोई कमी नहीं आने दी।
विषम परिस्थिति होने के बाद भी वे तरुण को 20 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करवाने ले जाती रहीं। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है और जबलपुर के लिए तो खास तौर से गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का एक बच्चा जो है वो स्वीडन गया और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे लोगों से मिलके और ऐसे लोगों को सम्मान देके बड़े गौरव का अनुभव होता है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ मैं। सर बहुत मेहनत की हूँ, छोटा था जब भी उसके पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे, जब से अकेले ही मैं पालना पोसना, स्कूल एडमिशन कराई, तो बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें। सबसे ज़्यादा श्रेय तो स्कूल का ही है, तनख्वाह सर का है और मैम और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, उन्हीं लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ा है। मैं हर वो महिलाओं को बोलना चाहती हूँ जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, कभी वो समान बच्चों के उसमें नहीं वो करना चाहिए कि हमारा बच्चा समान नहीं है। उनको हमेशा समान बच्चे ही मान के दिव्यांग बच्चों को रखना चाहिए। आज मेरा बेटा दिव्यांग होके भी ही समान बच्चों की तरह देश के लिए आगे खेला और देश का नाम किया। आज हम सबके लिए बहुत गर्व का पल है जब जबलपुर का एक दिव्यांग छात्र जो कि जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल में पढ़ता है, उसका सिलेक्शन स्पेशल ओलंपिक भारत में इंडिया टीम के लिए हुआ और वो स्वीडन खेलने गया था अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। और बहुत खुशी की बात है कि फाइनल मुकाबला डेनमार्क के साथ था, जहां पर इसने अंतिम क्षणों में 3-3 की टीम बराबरी चल रही थी और कुछ भी हो सकता था। अंतिम क्षणों में से मौका मिला तरुण को और जीत का गोल इसने दाग दिया। इंडिया टीम को उसके कारण गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और गोथिया कप विजय हुआ। भारत सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को भी ये चाहिए कि इनका भी सम्मान वैसे ही करें जिस प्रकार ये नॉर्मल बच्चे कोई मेडल जीत के आते हैं या नॉर्मल जो जवान होते हैं वो जीत के आते हैं, उस प्रकार से ये भी उसी सम्मान के अधिकारी हैं। इस मौके पर जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल के बलदीप मैनी, प्राचार्य कोयली सेन और टीचर स्टाफ भी मौजूद रहा। पांच निजी विद्यालयों माउंट लेटरा स्कूल, जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विजडम वैली स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, TFRI सालीवाड़ा और स्प्रिंग डे स्कूल आधारताल की शिकायतों और जांच में पाई गई अनियमितताओं पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुली सुनवाई हुई। इस दौरान इन स्कूलों के संचालकों द्वारा हर साल BMW खरीदने और फॉरेन ट्रिप पर खर्च की जाने वाली राशि का मुद्दा भी उठा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूल संचालकों से पूछा है कि किस आधार पर फीस की राशि खर्च की जा रही है। वहीं सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का मकसद फीस, कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म के मूल्य में पारदर्शिता लाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। सुनवाई में पेरेंट्स ने भी खुलकर अपनी बात कही। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उस पर पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियाँ हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार है। अब ये गलतियाँ हमने दी हैं, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। सामान्य तौर पर जो शिकायतें हैं TC की वो फ़ीस को लेके ही है। लोग जो है डिफ़ाल्टर हैं, फ़ीस उन्होंने जमा नहीं की है। स्कूल वाले जब उनसे फ़ीस मांगते तो फ़ीस देते नहीं हैं और TC निकाल के दूसरे स्कूलों में जाने का कोशिश करते हैं। हालांकि TC रोकना कोई बहुत उपयुक्त वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विधि संगत या कोई बहुत अच्छा काम है ये। पर हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि यदि उनका बकाया है, कुछ ड्यूज़ हैं यदि उनके, तो उनके ड्यूज़ को पेमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। निजी स्कूलों की खुली सुनवाई में आए अभिभावकों का आक्रोश भी साफ नजर आया और उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। बच्चे पढ़ते रहे, वहाँ जब कोरोना लगा तो उन्होंने कोरोना के दौरान मोटी फीस मांगना चालू की, तो हमने कहा हमारे बच्चों को आप TC दे दीजिए, हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने हमें TC देने से मना किया, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया, हमारे साथ गाली गलौज की और मैंने माननीय कलेक्टर को शिकायत की थी
2021-22 में माननीय सोनी जी जो शिक्षा अधिकारी उनको शिकायत किया था। फिर जैसे जैसे उन्होंने फीस नहीं दी, हमने निवेदन करके रॉयल हेरिटेज में स्कूल में अपने तीनों बच्चों का एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद रॉयल हेरिटेज में कराने के बाद जब हमने 2 साल वहाँ पढ़ा लिया तो हमारा वहाँ दूरी पड़ती थी, तो हमने कहा हम अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाएंगे। तो रॉयल हेरिटेज जो है 12 स्कूल है, और हमने कहा किसी प्रकार की हमारी फीस बाकी हो तो आप बताइए, हम तुरंत दे रहे हैं, हम आपको दे दिया जाए। बाकायदा राइटिंग में हमने देख के आज तक जो है उन्होंने टीसी नहीं दी। अब मेरे बच्चों को क्राइसिस में जो है 9th में मेरी बड़ी बिटिया है, अब रजिस्ट्रेशन कराना है 10th के लिए। अगर मैं टीसी नहीं देता हूँ तो कल मेरे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है। अभी आज आके ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ होने की गुंजाइश है, और माननीय कलेक्टर से ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर में पहला ऐसा जिला है और कलेक्टर साहब ने कि ये कार्रवाई की है। मेरा नाम हेमंत पटेल है और मैं जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। और पिछले 5 सालों से मैं एक शिकायत कर रहा हूँ। जबलपुर के 4 कलेक्टर बदल चुके हैं और जो काम जबलपुर जिला कलेक्टर ने आकर 2024 में किया वो काम मैं 2022 में कर चुका था। इसके बावजूद भी स्कूल दोषी घोषित होने के बावजूद भी पता नहीं ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है स्कूल को कि आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बेटी 5वीं क्लास में पहुंच गई है और 5वीं क्लास तक आज तक हमें एक भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने नहीं मिली है और 5वीं क्लास तक हमने आज तक अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देखा हुआ है। मैं ये चाहता हूं सर कि मुझे न्याय मिले और स्कूल को जो आदेश जारी किए गए हैं मेरे मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा संज्ञान में मामला लिया हुआ और 2 पत्र राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जिसके कहने पर रायसेन में एक सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, लेकिन उस आयोग की कोई पूछो परख जबलपुर में नहीं है, खासतौर पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास। निजी स्कूलों की सुनवाई में स्कूल संचालकों ने भी माना कि उनसे कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको दूर करने की स्कूल प्रबंधन ने बात कही है। विजयनगर क्षेत्र में संचालित हो रही शराब की दुकानों के कारण क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। शाम ढलते ही कई सड़कें आहाते बन जाती हैं। ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र विजयनगर थाने में सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि शराब की दुकानों के सामने लगने वाले जमघट के कारण महिलाओं और बच्चों का सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा है। शराब माफियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब माफियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लगातार इस क्षेत्र में शराब दुकान को लेके आम रहवासियों में बहुत रोष व्यक्त है। इसके पहले भी शराब दुकान जहाँ पे थी तो वहाँ पे कमर्शियल दुकानें थी, वहाँ पे भी आना जाना अवरुद्ध था। अब तो उन्होंने रहवासी क्षेत्र के नज़दीक पे शराब दुकान कर दी है और लाखों करोड़ों की लागत से स्मार्ट सिटी ने पाथवे और साइकिल राइड की जगह बनाई है, उसमें चखने की दुकान और खुला अहाता चल रहा है। विजयनगर शराब दुकान के एकदम सामने एकदम और मेन रोड पे पूरी वाहनों की पार्किंग हो रही है, आना जाना मुश्किल है। माताएं बहनें निकलती है, गलत गलत उनसे कमेंट्स होते हैं, गलत गलत तरीके अशब्द वहाँ पे किए जाते हैं। थाना प्रभारी महोदय को कई बार इसकी सूचना दी गई और फ़ोन पे मेरी स्वयं भी चर्चा हुई, उसके बाद भी किसी प्रकार की ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे साफ पता चलता है या तो आपकी गश्त नहीं हो रही है और गश्त हो रही तो आपकी मिली भगत है। आज हमने इनको ज्ञापन के माध्यम से उनको चेताया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, पर अब हम जाति नहीं सहेंगे और जनता को परेशान होने नहीं देंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते थाने के सामने देर तक मजमा लगा रहा। थाना प्रभारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि स्थितियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। अघोषित बिजली कटौती, जर्जर ट्रांसफार्मर की समस्या, तेज रफ्तार से भागते स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग के अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिशन कंपाउंड स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता के साथ बिजली विभाग के अधिकारी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कई दिनों तक लगातार बिजली गुल रहती है, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत तक नहीं सुनी जाती। अनाप शनाप बिजली के बिलों ने गरीब परिवारों की नींदें उड़ा रखी हैं। ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनों का मेंटेनेंस भी समय पर नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। बिजली चली जाए और उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे तक ना बन पाए, ये बड़ी विचित्र स्थितियाँ है। बिजली ऐसे मौसम में जाती है, हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं।
हमारी समस्या, हमारी डिमांड ये है कि आप जहाँ जर्जर केबल है, जहाँ केबल जल गई है और बस्ट होती है केबल, जहाँ आर्मड केबल नहीं है, जहाँ आर्मड केबल नहीं है और केबल में आग लगती है, तो उनको तत्परता के साथ बदला जाए। उसमें ये नहीं कि 2-2, 3-3 दिन लगे। दूसरा, जो ट्रांसफार्मर जर्जर स्थिति में है, ट्रांसफार्मर को आप बदलें। यदि वो लोड नहीं सह सकती, ट्रांसफार्मर जब बढ़ेंगे तब विभक्तिकरण होगा। इसके साथ साथ जहाँ खंभे नहीं है वहाँ खंभे की व्यवस्थाएं करें। सिर्फ लाश कह के जनता को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लाश की दोषी जनता नहीं है, लाश की दोषी महकमा है। लेकिन हमारे अधिकारों के साथ यदि कटौती की जाएगी और पक्षपात किया जाएगा कि शहर में पास इलाके में पूरे समय बिजली हो, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का एरिया है, वहाँ आप पक्षपात करोगे क्या? ये भेद नहीं होना चाहिए। अभी तो हम आए हैं 1 महीने का समय देने के लिए। 1 महीने के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो इसके बाद हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा घेराव करेंगे कि पूरा अधिकारी भी देखेंगे और पूरा प्रदेश देखेगा। देखिए, बिजली विभाग की लूट से, बिजली विभाग की अनियमितताओं से और बिजली विभाग की बेईमानी से पूरा जबलपुर शहर त्रस्त है। जहां एक तरफ पूर्व क्षेत्र के जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर पक्षपातपूर्ण तरीके से अघोषित कटौती की जा रही है। साथ ही साथ जबलपुर में जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से इस शहर को लूटने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 साल में लोगों का जो बिल आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसमें 5 से 10% तक की वृद्धि आई है। साफ तौर पर स्मार्ट मीटर लगा के इस शहर की जनता को, इस प्रदेश की जनता को बिजली विभाग के द्वारा लूटा जा रहा है। और इस लूट में बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सरकार के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इस लूट के साझेदार हैं। और एक बहुत बड़ी लूट जबलपुर शहर में सुनियोजित तरीके से की जा रही है, जिसका हम प्रतिकार कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग अधीक्षण नियंत्री संजय अरोड़ा ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके चलते जबलपुर जिले के करीब 60% उपभोक्ताओं के घर 100 रुपए से कम बिजली का बिल आ रहा है। रही बात मेंटेनेंस में लापरवाही की, तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड्स आपको बता सकता हूँ, जबलपुर शहर जैसे महानगर में अगर हम साल का औसत निकालें तो करीब 60% लोग 100 रुपये का बिल आ रहा है, सब्सिडी इसमें शामिल है, मतलब सब्सिडी के बाद। तो अगर 100 रुपये महीने का बिल 60% लोगों को ऑन एन एवरेज आ रहा है जबलपुर जैसे शहर में, जबकि 100 रुपये लीटर का पेट्रोल भी नहीं आता, इसमें शासन की सब्सिडी शामिल होने के बाद आ रहा है, तो फिर बिल ज़्यादा कहाँ से आया? एक तो ये आंकड़े हैं, वही मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ स्मार्ट मीटर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद 2208 स्मार्ट मीटर्स में 70% या उससे कम कंजम्पशन है। ये मैं हाईएस्ट वाला बता रहा हूँ। स्मार्ट मीटर एक परफेक्ट चीज़ है, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी से अपडेट हो रहे हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न है, गलतफहमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेंटेनेंस जैसे ठीक है, कुछ एक जगह दिक्कत हुई है, पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी, काम करा है। और अगर जहाँ कमियाँ हैं, अभी ये इसके पहले ऑलरेडी कुछ ऐसा हुआ कि आज सुबह हम अपने कुछ कर्मचारी अधिकारियों पे कार्रवाई कर चुके हैं, मतलब ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं। इसका कोई लेना देना नहीं, वो ऑलरेडी पाइपलाइन में थी चीज़ें, जो समझ में आ रहा था कि हमारे कर्मचारी अधिकारी जो लैग कर रहे हैं, तो कार्रवाई में हम कहीं पीछे नहीं हटते। अगर हमारा आदमी, हम खुले दिल से उसको बोलते कि अगर गलत है तो गलत है, पर आरोप की सत्यता कितनी है ऐसे भीड़ में, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। विरोध प्रदर्शन के चलते बिजली विभाग के अधीक्षण नियंत्री कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में मंगलवार को जबलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक टीके विद्यार्थी ने वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिले में घटित गंभीर और लंबित अपराधों की थानावार समीक्षा की। उन्होंने बैठक में थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि थाने में लंबित अपराधों के जल्द से जल्द निकाल के प्रयास किए जाएं, साथ ही महिला संबंधी अपराधों की विवेचना गंभीरता से की जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर एवं चिन्हित अपराधों में सारगर्भित विवेचना की जाए ताकि अपराधी को उसके किए की सजा दिलाई जा सके।
उन्होंने निर्देशित किया कि चाकूबाजों, गुंडों और बदमाशों के विरुद्ध उनके आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध जिला बदर NSA जैसी प्रतिबंधात्मक और प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को SC/ST के प्रकरणों में शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी और समय सीमा में पीड़ित को राहत दिलाए जाने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जल प्लावन की स्थिति निर्मित होने पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों को उचित और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज जबलपुर जिले में पेंडिंग कंप्लेंट्स, पेंडिंग क्राइम, हीनियस ऑफेंस जो पेंडिंग चल रहे हैं उनकी डिटेक्शन, प्रिवेंशन, इन सभी सब्जेक्ट्स पर एक एनुअल रिव्यू मीटिंग होती है। तो आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई। हमारे सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। रिव्यू करने के साथ साथ जो आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो भी मीटिंग में दिए जाएंगे। बैठक में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे।